गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। हमारी नेचर में कुल कितनी तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं? तो जो चार बेसिक फोर्सेस हैं उनमें नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो एक एक करके हम चारों फोर्सेस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो जो फर्स्ट फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है न्यूटन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स, और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को खींचती है। अगर ये मान लीजिए दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और ये बॉडी बी, तो ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली इसको खींचेगी और ये वाली इसको खींचेगी अपनी तरफ। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो उन्होंने बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये किस तरह से लगती हैं? अगर ये बॉडी है एक और ये बॉडी है दूसरी, और इसके बॉडी के सेंटर, ये दोनों के सेंटर से सेंटर को ऐसे जोड़ दीजिए और इनके बीच का दूरी है मान लीजिए r, इसके सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक। तो ये जो बॉडी हमारे पास है, मान लीजिए इसका मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स कितनी होती है? तो न्यूटन ने बोला कि वो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनके मासेस के गुणा के बराबर। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडी होंगी तो इनका मास ज्यादा होगा, तो इनका गुणा भी ज्यादा आएगा, तो फोर्स भी ज्यादा होगी। अगर ये छोटी छोटी होंगी तो इनका मास का गुणा भी छोटा आएगा, तो फोर्स भी कम होगी। तो देयरफॉर द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास, कि कितनी बड़ी बॉडी है। यानी इसका मतलब हुआ अगर आपके पास छोटी छोटी बॉडीज है, मान लीजिए एक पेन है और एक कॉपी है, तो इनका मास बहुत कम है, तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगी लेकिन बहुत कम होगी। पर दूसरी तरफ आप बोले हमारे पास पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो फोर्स बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत बड़ा होगा और चंद्रमा का मास भी बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों का मास का अगर गुणा करें तो ज्यादा आएगा, तो फोर्स ज्यादा होगी। दूसरा, न्यूटन ने बोला कि ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडी। इन दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर। ये फोर्स जो है नीचे लिखे तो उसको बोलते हैं इनवर्सली, सामने लिखे तो ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है, इस दोनों को समझिएगा। डायरेक्टली में क्या होता है कि अगर ये रकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। इनवर्सली में उल्टा होता है, अगर ये रकम बढ़ेगी, ये इंक्रीज करती है तो ये डिक्रीज करेगी, ये घटती है तो ये बढ़ेगी, उल्टा होता है। तो इसने बोला कि अगर दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होता है, नजदीक नजदीक होती है, ये कम होता है तो फोर्स बढ़ जाएगी। दोनों चीजों को आप कंबाइन करके इकट्ठा लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो आपने दो इक्वेशन लिखी उन दोनों को कंबाइन करके मैंने इकट्ठा लिख दिया ऐसे। ये जो निशान है जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी बोलते हो, इसको आप जब आप हटाते हो, इसको हटाते तो यहाँ एक कांस्टेंट एक रकम लिखनी पड़ती है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने लिखा वो G। व्हाट इज G? G इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस G की वैल्यू होती है मैथमेटिकल, तो G की वैल्यू एक्चुअली होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और साथ में आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसके यूनिट होते हैं। ये कैसे लिखते हैं हम बाद में बात करेंगे। तो G की वैल्यू इतनी आती है मैथमेटिकली, जो हमने कैलकुलेट की हुई है। तो ये हमारे पास सबसे पहली वाली फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स में देखिए कि ये जो बॉडी है m1, वो इस पे फोर्स लगा रही है, इसको खींच रही है इस तरफ खींच रही है, और ये बॉडी जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है।
इसका मतलब है ये जो फोर्स लगी है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इसको, वो ये लगा रही है। तो फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, ऐसे लिखेंगे। और एक फोर्स इधर लगेगी, ये इस तरफ कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, किसको, इसको खींच रहा है, ये फर्स्ट बॉडी है। तो फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लग रही है दूसरी की वजह से इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये दोनों फोर्स सेम होंगी, जितनी फोर्स से ये खींचेगा उतनी फोर्स से ये खींचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी बॉडी है और एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक फोर्स लगेगी। तो जितनी फोर्स ये लगाएगा, खींचेगा अपनी तरफ बड़ी बॉडी, उतनी छोटी बॉडी भी खींचेगी अपनी तरफ। इसमें यह नहीं देखना पड़ेगा कि इसका साइज बड़ा है या छोटा है, तो हम बोलेंगे चाहे जो भी साइज है इनका, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स सेम होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लिखा F12 और F21, ये फोर्स इधर लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस सेम होंगी, दोनों फोर्सेस सेम होगी। फर्क क्या होगा, एक की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरी की डायरेक्शन इस तरफ है, उल्टा है। यानी ये अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। तो आपको ये पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो लगती हैं ग्रेविटेशन, वो कैसे होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों इक्वल हैं, बराबर का मतलब इक्वल है, बट अपोजिट, एक प्लस में एक इस तरफ है तो एक उल्टी डायरेक्शन में है, नेगेटिव। तो इसको होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी लिखें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, फोर्स का गुण के बारे में लिखें, तो सबसे पहले ये है द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा कि दोनों फोर्सेज आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल इन फोर्सेज बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाती है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। इट फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। तो आप सीधे लिखेंगे इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कौन सी सेंट्रल फोर्स क्यों बोला, क्योंकि ये फोर्स सेंटर से, किसी बॉडी के सेंटर से सेंटर तक लगती है, सो इट इज कॉल्ड, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात, दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब है दो बॉडी के बीच में क्या है, यहाँ पे हवा है या पानी है या कोई गैस है या नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जो दो बॉडी है आपके पास, एक बॉडी है एक ही बॉडी है, तो जो फोर्स इनकी यहाँ पे हवा में लग रही है उतनी वैक्यूम में लगेगी, यानी निर्वात में लगेगी। अगर इनके बीच में हम पानी डाल दें, पानी रख दें, तो दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, हवा है, पानी है या वैक्यूम है, इसका हमें पता है, इसका हमें जरूरत नहीं होती। तो यहां लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। चौथी प्रॉपर्टी आप लिख दें, यहां लिखना क्या है आप नोट करते चलें जो मैं बोल रहा हूं। चौथी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ये जो दो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज के बीच में कितनी ग्रेविटेशन फोर्स है, ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे कोई तीसरी बॉडी भी हो। इसका मतलब है अगर दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगी वो उतनी होती है, भले यहाँ पे कोई तीसरी बॉडी है या चौथी बॉडी है या पांचवी बॉडी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे और मेरे घर में रखी हुई टीवी के बीच में भी फोर्स है। मान लीजिए ये मैं हूं और यहाँ पे मेरे घर का टीवी रखा हुआ है, हम दोनों के बीच में भी क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी। लेकिन कमरे में अगर और कोई चीज, कुर्सी वहां पे रखी है या टेबल वहां पे रखा है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको हटा देते हो तब भी हमारे दोनों के बीच में फोर्स उतनी ही रहेगी। उसके बाद है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगली प्रॉपर्टी है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अब देखिए कहां पे अर्थ है और कहां पे मून है, या कहां पे सन है और कहां पे अर्थ है। अर्थ और सन, जो आपके अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीबन 15 करोड़ किलोमीटर है।
और अर्थ और मून के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इतनी दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। और दूसरी बात कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इट इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। अगर बॉडीज बिल्कुल हल्की छोटी छोटी बॉडीज होंगी तो इनके बीच में फोर्स होती है, पर कैसी होती है, ना के बराबर। तो इट इज नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन द टू लाइट बॉडीज। इसका मतलब है मेरे बीच में और टीवी के बीच में, या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, या किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, दो पत्थरों के बीच में, कोई सामान ले लो, उनके बीच में ये फोर्स होती है, लेकिन बहुत ना के बराबर होती है, पता ही नहीं चलता इसका। ठीक है। लेकिन जब एक बहुत बड़ा पिंड जैसे चांद हो गया, मंगल हो गया, या सूरज हो गया, या पृथ्वी हो गया, ऐसे बड़े बड़े पिंड जो हैं, बड़े बड़े बॉडीज जो हैं, उनके बीच में ये फोर्स जो है वो दिखाई देती है, यानी नजर आती है, उसको हम मेजर कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये किस वजह से होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है, दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नॉन एज ए ग्रेविटॉन। अब दो बॉडीज साथ साथ में रह रही हैं। अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे एक आपके पास, ये आपके पास है अर्थ और ये है मून। तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो कोई इसको पकड़ के रखा हुआ है ना, इसलिए चक्कर काट रहा है। या सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है सन और ने अर्थ को पकड़ के रखा है। तो इसको कैसे पकड़ के रखा है, कौन सी चीज है जिससे जिससे आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो वो जो फोर्स है, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो जो एक अर्थ जो है मून को पकड़ के रखती है, या सन जो है वो अर्थ को पकड़ के रखती है, ये फोर्स किस वजह से है। तो ये बोलते हैं कि दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नोन एज ए ग्रेविटॉन। एक पार्टिकल होता है जिसके एक्सचेंज, आपस में उसका लेन देन करते हैं, जिस वजह से ग्रेविटॉन, यानी कि जैसे सन और अर्थ के बीच में फोर्स है, तो अर्थ जो है सन से ग्रेविटॉन पार्टिकल को खींच रही है, और अर्थ जो है वो सन से ग्रेविटॉन पार्टिकल को खींच रहा है। तो यहां से ग्रेविटॉन पार्टिकल इधर जाते हैं, इधर से इसको ले लेता है, तो इस तरह से आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। इसी वजह से ये इन दोनों के बीच में फोर्स रहती है। तो दिस फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन पार्टिकल। उसके बाद है द ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये जो फोर्स है, इट नेवर फॉलो द पाथ। इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, उसी पे डिपेंड करता है इस, और कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड नहीं करती। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और उसके बाद ये जो फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। एक प्रॉपर्टी आ गई, इट इज ए एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई सारी की सारी। तो हमने सबसे पहले बोला कि दिस फोर्स फॉर्म्स ए एक्शन एंड डायरेक्शन पेयर। दूसरा, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। उसके बाद इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नॉन एज ए ग्रेविटॉन। इट इज ए फोर्स नॉन एज ए एक्शन एट ए डिस्टेंस। आप ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमने कोट कर भी दिए कि वी रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अस। हमारे और पृथ्वी के बीच में जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स, उसी की वजह से हम पृथ्वी के ऊपर हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो हवा है, वो इसके साथ ही रहती है, वो कभी पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने, अर्थ ने ग्रेविटेशन फोर्स उस वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा हुआ है। उसके बाद द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों काटता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। समुद्र में जो टाइड्स आते हैं, जिनकी वजह से लहरें उठती हैं, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द मून एंड ओशियन वाटर। तो समुद्र में इतना सारा पानी है और चांद हर चीज पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, तो पृथ्वी तो जा नहीं पाती है, लेकिन पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिस वजह से वो टाइड्स आते हैं। उसके बाद जितने भी आपको आसमान में आपको स्टार,
प्लैनेट्स या गैलेक्सीज नजर आती हैं, उनको इकट्ठा एक जगह पे रखा गया है, वो सारे के सारे ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक अपनी जगह पे हैं। और आपने देखा जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं आसमान में, तो वो अर्थ में नहीं गिरते, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है ग्रेविटेशन फोर्स की एग्जाम्पल। नंबर 2 फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं, एक ए पॉइंट पे रखी है, एक बी पॉइंट पे। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज जो है ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा है। इस चार्ज को बोल दिया मैंने Q1, इसको बोल दिया मैंने Q2। अगर ये प्लस है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दोनों नेगेटिव हैं तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव तब होगी जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और रिपल्सिव तब होगी जब दोनों का सेम चार्ज होगा। तो मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। तो वो फोर्स कितनी होती है, इनके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी मान लीजिए r है। तो वो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स की तरह। फर्क यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स में जो फोर्स होती है उसकी अट्रैक्टिव नेचर होती है, यानी वो हमेशा खींचती है, रिपेल नहीं करती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों को आप कंबाइन करेंगे इन इक्वेशन को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो मैंने बोला कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहां मैंने कांस्टेंट लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इस निशान को हटाएंगे, इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस K की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 1/4 पाई, और इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिखेंगे F किसके बराबर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने K की वैल्यू जो थी वो यहां भर दी, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इनकी टोटल वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है ये। तो इसको जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इनको काटते नहीं है, बल्कि इसकी जगह सीधे हम लिख देते हैं 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट है। ये जो फोर्स है, तो आपने बोला कि ये फोर्स कैसी होती है, ये इक्वल होती है बट अपोजिट होती है। देखिए जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सिव है तो ये भी इसको धक्का देगा, वो भी इसको धक्का देगा। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, दोनों फोर्सेस जो है सेम होती हैं बट अपोजिट होती है। तो एक प्लस है तो एक माइनस है, तो आप फिर से वैसे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी एक प्लस है तो दूसरी माइनस है, डायरेक्शन अलग अलग है, प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स में ये कैसे बनाती हैं, ये भी पेयर बनाती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में, इट इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इट इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, ये भी बॉडी के सेंटर से सेंटर तक अप्लाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज सेंट्रल फोर्स। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिस भी फोर्स में ऐसे नीचे डिवाइडेड करके आर स्क्वायर आएगा उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है ना, तो ऐसी फोर्स को आप बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। तो इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्स जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जितनी ग्रेविटेशन फोर्स है उससे इतना गुना ज्यादा ये ताकतवर होती है। उसके बाद इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है और इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नोन एज ए फोटोन। तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में एक पार्टिकल था ग्रेविटोन, जिसके एक्सचेंज की वजह से वो फोर्स होती है, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नोन एज ए फोटोन।
तो यहाँ एक पार्टिकल है फोटोन, जिसके एक्सचेंज की वजह से ये फोर्स होती है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो इस तरह से हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, नंबर 1 है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो किस वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल है टेंशन इन ए स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में जो तनाव आता है, धागे में, रस्सी में जो टेंशन होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तीसरा है फोर्स अमंग एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में जो फोर्सेस होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। थर्ड फोर्स है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो एटम जो है उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में है, इस न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। इसका साइज लगभग होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये साइज होता है न्यूक्लियस का। तो इस छोटे से साइज में पॉजिटिव चार्ज के जब पार्टिकल अंदर रहेंगे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल है अंदर, तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर ये इकट्ठे कैसे रहते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी जो इनको पकड़ के रखती है। उस स्ट्रॉन्ग को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या बनी, द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन्स and neutrons inside a nucleus is known as a strong nuclear force। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इनके गुण क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नंबर 1, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स थी, इसमें रिपल्सिव नहीं होती है, अट्रैक्टिव होती है, इसलिए न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन को पकड़ के रखती है, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। नंबर 2, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। बाकी जो हमने पढ़ी वो लॉन्ग रेंज फोर्स थी, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोला, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ही होती है और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है। तो ये फोर्स होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन न्यूक्लियस के साइज में अंदर ही लगती है, तो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये वाली फोर्स जो है ये 100 गुना 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज 100 टाइम्स का गुना, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। मैंने ऐसे लिख दिया, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उससे 100 गुना ज्यादा ये पावरफुल होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमने दो ही फोर्सेस पढ़ी थी पहले, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो तीसरी हम फोर्स पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। चौथा पॉइंट है, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। पहले वाली हमने पढ़ी वो सेंटर से सेंटर पे लगती थी, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके सेंटर से सेंटर पे नहीं लगती है। ये पहले वाली फोर्स हम सेंटर से सेंटर पे लगाते थे, ऐसे बनाते थे, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे के सेंटर से सेंटर तक। ये जो ऐसे नहीं है, तो इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। और इसमें कहीं भी वो डिवाइडेड बाई r² नहीं आता, तो आप इसको लिखते हैं कि इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं मानती। और ये फोर्स जो है वो भी किसी के एक्सचेंज की वजह से है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ए पार्टिकल नोन एज ए ग्रेविटेन, उस ग्रेविटोन को एक्सचेंज करने से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी एक पार्टिकल है फोटोन, जिसके एक्सचेंज से होती है। तो ये जो फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन है वो आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, तो इसने बोला कि दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल नोन एज ए पाई मेसॉन। तो मैं यहाँ पे छठा प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल नोन एज ए पाई मेसॉन। इसके पार्टिकल का नाम है पाई मेसॉन, जिसके एक्सचेंज से ये फोर्स आपस में
लगती है। तो यानी कि न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन आपस में एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई मेसोन पार्टिकल। लास्ट हमारे पास फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? दिस इज द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो एक हमारे पास कुछ एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इनके बारे में हम +2 में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ये अपने आप ही खत्म होते रहते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप ही टूटते रहते हैं, अपने आप ही खत्म होते रहते हैं। तो जब ये टूटते हैं तो इनके बीच में से पार्टिकल निकलते हैं, इनके बीच में से पार्टिकल निकलते हैं। वो 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। जो अल्फा है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जो बीटा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो अल्फा है वो थोड़ा सा भारी होता है, और जो बीटा है वो थोड़ा सा हल्का होता है, और जो गामा है वो बड़ी स्पीड से निकल जाता है, वो इन दोनों से हल्का होता है। तो हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जब ये डीके होते हैं, डीके का मतलब जब टूटते हैं, तो इनके बीच में से ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सैंपल के न्यूक्लियस से निकलते हैं। वो जो मटेरियल है उसके न्यूक्लियस से ये पार्टिकल्स निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, बीटा और गामा के बीच में, अल्फा और गामा के बीच में जो फोर्स होगी उसको आप बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स जो है ये होती है, इसकी रेंज जो है 10⁻⁻18 मीटर। तो इसकी रेंज ऑफ दिस फोर्स इज अबाउट 10⁻⁻18 मीटर। ये इतनी रेंज होती है। और ये भी ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल आप बोल सकते हैं। इनमें जो एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे, पर इसमें जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है इन दो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में, उसको बोलते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स, द मीडिएटिंग पार्टिकल और द कैरियर ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड बोसॉन्स। और इसको कई बार आपने W ये प्लस नेगेटिव से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं।